हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू ऑल। मेरा नाम है प्रांजल शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल गेम इज़। ठीक है। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का नेक्स्ट लेक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर का ये कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर 3। तो अगर आपने लेक्चर नंबर 1 और 2 नहीं देखा है तो आप मेरा लेक्चर देख सकते हैं या फिर किसी भी बुक से आप बेसिक्स पढ़ सकते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का कि एटम में एक्चुअली में होता क्या क्या है। ठीक है। उसके बाद आप यहाँ आएंगे। सो एटॉमिक स्ट्रक्चर में बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा बोहर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो बोहर्स एटॉमिक मॉडल का ज़रूरत क्यों पड़ा? सबसे पहला बात तो ये है। तो इसके पहले हम लोग ने देखा था कि रदरफर्ड ने एक मॉडल दिया था। रदरफर्ड ने क्या बोला कि एक एटम में सबसे पहले क्या हुआ, एटम का स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए अलग अलग मॉडल है, जिसमें डाल्टन एटॉमिक मॉडल था, फिर रदरफर्ड का आया। ठीक है, तो ये सब था। थॉमसन का भी मॉडल था। तो इसमें जो मोस्ट फेमस था वो था रदरफर्ड का मॉडल। रदरफर्ड ने क्या बोला कि एटम में होता है एक न्यूक्लियस जिसके चारों तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। अब उनका फिलर ये था कि उन्होंने बताया नहीं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से कितने दूरी पे रिवॉल्व करता है, मतलब कि उसके ऑर्बिट के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। और दूसरा क्या बोल सकते हैं, जो मेजर कॉज था उनके मॉडल के फेलर का, वो ये था कि क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग अगर कहीं कोई चार्ज पार्टिकल, जैसे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पार्टिकल है, वो अगर कहीं सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है तो उसको क्या करना चाहिए, एनर्जी इमिट करना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी क्या करना चाहिए, इमिट करना चाहिए। और धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहिए, ये न्यूक्लियस में फॉल कर जाना चाहिए, मतलब कि घूमते 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 न्यूक्लियस में फॉल कर जाना चाहिए। और इसको जब कैलकुलेट करके देखा गया तो पाया गया कि एक एटम को सिर्फ 10⁻⁻8 सेकेंड्स ही लगेंगे न्यूक्लियस में फॉल होने का। मतलब कि एटम का जो स्टेबिलिटी है वो इतना शॉर्ट टाइम के लिए होगा अगर कहीं रदरफर्ड के मॉडल के अकॉर्डिंग चला जाए तो। क्योंकि उन्होंने ये नहीं बता पाए कि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है तो वो रिवॉल्व करते रहता है फिर भी एनर्जी लूज काहे नहीं करता है। तो ये सब चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए आया बोहर्स एटॉमिक मॉडल, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया और ये भी बताया कि कैसे इलेक्ट्रॉन जब पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमता है तो एनर्जी लिबरेट काहे नहीं करता। तो ये सब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। सो बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि बोहर मॉडल में हम लोग सबसे पहले क्या देखने वाले हैं, पोस्टुलेट देखने वाले हैं कि बोहर एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट्स क्या क्या थे। उसके बाद देखने वाले हैं हम लोग रेडियस कैलकुलेशन। ठीक है, ये उसके बाद देखेंगे वेलोसिटी कैलकुलेशन और उसके बाद देखेंगे हम लोग एनर्जी का कैलकुलेशन। ठीक है, ये सभी हम लोग किसके लिए करेंगे, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए। क्योंकि जो बोहर एटॉमिक मॉडल है वो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए एप्लीकेबल है या फिर हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, जैसे हीलियम 1+ या फिर Li2+। अब इसका मतलब क्या है सर? तो इसका मतलब ये है कि जो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसी होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होता है, उनके लिए ये जो है रेडियस कैलकुलेशन, वेलोसिटी कैलकुलेशन और एनर्जी कैलकुलेशन हम लोग देखेंगे। ठीक है। सो चलो आगे हम लोग पढ़ते हैं कि क्या चीज़ बोहर्स एटॉमिक मॉडल में जो सबसे पहला चीज़ है वो है पोस्टुलेट्स। क्योंकि अगर कहीं पोस्टुलेट्स ही समझ नहीं आया तो बोहर एटॉमिक मॉडल पढ़ने का मतलब ही नहीं होगा। पोस्टुलेट्स मतलब रूल, क्या क्या रूल दिए, मतलब क्या क्या उन्होंने अपने पोस्टुलेट दिए, अपने क्या क्या नियम बताए बोहर ने। ठीक है, बोहर जी ने। तो उन्होंने सबसे पहला चीज़ ये बताया कि द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। उन्होंने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है इन सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट कॉल्ड स्टेशनरी स्टेट। मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रैंडमली नहीं घूमता है। ठीक है, एक फिक्स्ड ऑर्बिट में ही घूमता है। जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमता है और इस फिक्स्ड ऑर्बिट को बोलते हैं क्या चीज़, स्टेशनरी स्टेट। ठीक है, रदरफर्ड ने ये बताया नहीं था कि इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया, तो उन्होंने बोला था कि सिर्फ घूमता है। इन्होंने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन घूमता तो है लेकिन उस ऑर्बिट में, एक पर्टिकुलर सर्टेन ऑर्बिट में, जिसको बोलते हैं स्टेशनरी स्टेट। और इनको रिप्रेजेंट किया जाता है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जब आप लोग ने क्वांटम नंबर्स पढ़ा होगा तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से डिनोट किया जाता है 1 2 3 4, है ना। इसको सेल नंबर भी बोलते हैं, सेल नंबर। ठीक है, आप लोग ने ये बेसिक पढ़ा होगा।
इसके बारे में बेसिक 9th में भी पढ़ा दिया जाता है कि जो फर्स्ट सेल नंबर होता है उसको K से डिनोट करते हैं, फिर L से, फिर M से, फिर N से। तो इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमता है जिनको बोलते हैं स्टेशनरी स्टेट, डिनोट किया जाता है K, L, M या फिर N से। ठीक। सेकेंड पॉस्टुलेट ये बोलता है कि द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स ओनली इन दो सर्कुलर ऑर्बिट हुज एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। अब इसका मतलब क्या है सर? तो ध्यान से समझना कि इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर ऑर्बिट में तो रिवॉल्व करता है जिसको बोलते हैं स्टेशनरी स्टेट, लेकिन वो स्टेशनरी स्टेट कोई भी नहीं हो सकता। वो स्टेशनरी स्टेट सिर्फ वही होगा जो h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ध्यान से समझना कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इंटीग्रल मल्टीपल होगा मतलब कि यहाँ पर देखो ये फॉर्मूला L क्या है हम लोग का एंगुलर मोमेंटम, L n h/2π। वहाँ पर n क्या है? n है अपना हमारा होल नंबर, जैसे 1 2 3 4 5, ये मतलब इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। ठीक है, या तो एंगुलर मोमेंटम उस ऑर्बिटल का 1h/2π होगा, या फिर 2h/2π होगा, या फिर 3h/2π होगा, या फिर उसका एंगुलर मोमेंटम 4h/2π है, ऐसे डैश डैश डैश। ठीक है, तो ऐसे स्टेशनरी स्टेट में ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, ऐसे किसी भी स्टेशनरी स्टेट में रिवॉल्व नहीं करेगा। लाइक 0.5h/2π, मतलब n का जो वैल्यू है वो 1 2 3 4 5 ऐसे होगा, ऐसा नहीं होगा 1 1.5 है ना, 3/2 ऐसा। नेगेटिव में भी वैल्यू नहीं होगा, ना ही फ्रैक्शन में वैल्यू होगा, वो होल नंबर में होगा 1 2 3 4 5 ऐसा। इसको बोलते हैं बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन। क्वांटाइजेशन कंडीशन का मतलब है कि जो स्टेशनरी स्टेट है वो फिक्स्ड हो गया, कि स्टेशनरी स्टेट वही होगा जिनका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल होगा h/2π के। वहाँ पर h क्या है? h क्या है सर? h है अपना प्लैंक कांस्टेंट। h क्या है हमारा? प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तो ये प्लैंक कांस्टेंट का यूनिट है, याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बेसिकली पता होना चाहिए था। थर्ड जो पोस्टुलेट है वो ये बोलता है कि जो इलेक्ट्रॉन माइट मेक ट्रांजिशन बिटवीन एनी टू स्टेशनरी स्टेट बाय एब्जॉर्बिंग और इमिटिंग अ फोटोन। इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मान लो अगर कहीं ये फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट में है, ठीक है, तो ये क्या कर सकता है? ट्रांजिशन कर सकता है। ट्रांजिशन मतलब कि फर्स्ट ऑर्बिट से कूद करके सेकेंड ऑर्बिट में जा सकता है। अब सेकेंड ऑर्बिट में जाने के लिए ये क्या करेगा? लाइट एब्जॉर्ब करेगा। और अगर कहीं ये बाहर में है और कहीं ये अंदर गया, मतलब बाहर के ऑर्बिट से अगर कहीं अंदर के ऑर्बिट में गया तो ये लाइट इमिट करेगा। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर सकता है। ट्रांजिशन की मतलब ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर कूद सकता है। जब इलेक्ट्रॉन अंदर के ऑर्बिट से बाहर आएगा, मतलब कि अगर कहीं फर्स्ट ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में आएगा तो वो लाइट एब्जॉर्ब करेगा। अगर कहीं बाहर के ऑर्बिट से अगर कहीं इलेक्ट्रॉन अंदर जाएगा, मान लो सेकेंड ऑर्बिट से अगर कहीं फर्स्ट ऑर्बिट में गया, ऑर्बिट ना बोल के हमको स्टेशनरी स्टेट बोलना चाहिए। ठीक है, बोहर के मॉडल में इसको ऑर्बिट को क्या बोल दिया? स्टेशनरी स्टेट। तो सेकेंड स्टेशनरी स्टेट से अगर कहीं फर्स्ट में चला गया तो वो उसको क्या करेगा? लाइट इमिट करेगा। अब सोचो, अब ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, इलेक्ट्रॉन के पास में न्यूक्लियस के पास में अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसके बीच में क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो हमको बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, तब उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा और वो बाहर वाले ऑर्बिट में कूद सकेगा। वहीं अगर कहीं इलेक्ट्रॉन अगर कहीं न्यूक्लियस से दूर है और वो अगर कहीं न्यूक्लियस के पास जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कम होगा और वो लाइट इमिट करेगा। लाइट इमिट करने का मतलब है एनर्जी लूज करेगा। ठीक है, तो इसी को दिखाया गया है कि जो इलेक्ट्रॉन माइट मेक इट्स ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्टेशनरी स्टेट टू अनदर स्टेशनरी स्टेट, और इस एक स्टेशनरी स्टेट से दूसरे स्टेशनरी स्टेट जाने के लिए वो या तो लाइट एब्जॉर्ब कर सकता है या इमिट कर सकता है। एब्जॉर्ब कब करेगा? जब वो अंदर के ऑर्बिट से बाहर के ऑर्बिट में आएगा तो एब्जॉर्ब करेगा। इमिट कब करेगा? जब बाहर के ऑर्बिट से अंदर के ऑर्बिट में जाएगा तो इमिट करेगा। और ये सब ट्रांजिशन करने पर वो क्या करेगा? लाइट एब्जॉर्ब करेगा या फिर इमिट करेगा। अब सर ये एच म्यू क्यों लिखे? तो जो लाइट का एनर्जी होता है ई, वो होता है एच म्यू। एच है अपना प्लैंक कांस्टेंट और म्यू है अपना फ्रीक्वेंसी। ये तो पढ़े होगी, एच सी बाई लैम्डा होता है।
ठीक है। तो एनर्जी होता है एच सी बाई लैम्डा। एच है हमारा प्लैंक कांस्टेंट, सी है अपना वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट सबको पता है 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, और लैम्डा है अपना वेवलेंथ। अगर कहीं आपको फ्रीक्वेंसी दिया है तो एच इंटू म्यू। एच है अपना प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू कितना है 6.626 इंटू 10⁻−34 जूल सेकेंड। ठीक है। हाँ, तो इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे रेडियस कैलकुलेशन, वेलोसिटी कैलकुलेशन और क्या बोल सकते हैं एनर्जी कैलकुलेशन। ठीक है। सो आगे वन सेकेंड, आगे रेडियस कैलकुलेशन। अब सर, अब तक हम लोग ने क्या क्या पढ़ लिया? अब तक हम लोग ने पढ़ लिया कि कोई भी हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज है तो उसमें न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। ये इलेक्ट्रॉन कोई भी ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं करेगा, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट होगा जिसको बोलते हैं स्टेशनरी स्टेट। जिस स्टेशनरी स्टेट पर इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो वो एनर्जी लूज नहीं करेगा। ये स्टेशनरी स्टेट कोई भी नहीं हो सकता, ये हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा, इसका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल होगा h/2π के। और ये इलेक्ट्रॉन एक स्टेशनरी स्टेट से दूसरे स्टेशनरी स्टेट में ट्रांजिशन कर सकता है बाय एब्जॉर्प्शन और इमिशन ऑफ रेडिएशन और लाइट। ठीक है, अगर कहीं अच्छे से बताए तो लाइट। ठीक, आगे हम ना रेडियस कैलकुलेशन। सो रेडियस कैलकुलेशन के लिए डायरेक्ट फार्मूला आपको याद करना है, आपको डेरिवेशन के पीछे नहीं जाना है, आपको डायरेक्ट फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा और डायरेक्टली आपको सॉल्व करके आ जाना है। ठीक है, जैसे R इज इक्वल टू जो होता है वो होता है 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। आंसर आएगा एंगस्ट्रोम में। यूनिट का हमेशा ध्यान रखिएगा कि 1 एंगस्ट्रोम होता है कितना 10⁻−10 मीटर के, तो आप इसको आगे पीछे कन्वर्ट कर सकते हो, तो एंगस्ट्रोम में आंसर आएगा। ठीक है हो। अब सर एन क्या है, तो एन है अपना वही सेल नंबर, या फिर जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे अपना जैसे सेल नंबर बोलते हैं। सेल नंबर में जैसे 1 2, अगर कहीं फर्स्ट ऑर्बिट में है तो 1, सेकेंड ऑर्बिट में है 2, थर्ड ऑर्बिट में है क्या 3 ऑर्बिट, या फिर जिसको स्टेशनरी स्टेट बोलते हैं। जेड है हमारा एटॉमिक नंबर। क्या है? एटॉमिक नंबर। जैसे हाइड्रोजन के लिए 1, हीलियम प्लस के लिए 2, लिथियम 2 प्लस के लिए 3। ठीक है, तो ऐसी होगा। जैसे हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट के लिए अगर कहीं कैलकुलेट करेंगे ऑर्बिटल फर्स्ट ऑर्बिट के लिए अगर कहीं रेडियस कैलकुलेट करना हो तो वो होगा 0.529 एन स्क्वायर। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए हो जाएगा 1 का स्क्वायर अपॉन हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर 1, सो आंसर आ जाएगा 529 एंगस्ट्रोम। समझ गए? जैसे अगर कहीं सेकेंड ऑर्बिट के लिए कैलकुलेट करना पड़े तो वो हो जाएगा 0.529 इंटू एन स्क्वायर, सेकेंड ऑर्बिट के लिए 2 का स्क्वायर अपॉन एटॉमिक नंबर 1, तो आंसर आ जाएगा 0.529 इंटू 4। तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, आंसर आएगा एंगस्ट्रोम में। ठीक है, आगे चलते हैं वेलोसिटी कैलकुलेशन। वेलोसिटी कैलकुलेशन में सिंपल फार्मूला है 2.18 इंटू 10⁻6 जेड अपॉन एन मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर भी वही जेड है अपना एटॉमिक नंबर और एन है अपना सेल नंबर। जैसे आपको बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी कैलकुलेट करो इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस। ठीक है, हीलियम प्लस। सो आप कैसे करोगे? तो फार्मूला रखेंगे 2.18 इंटू 10⁻6 जेड, एटॉमिक नंबर कितना है हीलियम का 2, अपॉन सेल नंबर कौन से ऑर्बिट के लिए कैलकुलेट करने को बोला है, फर्स्ट ऑर्बिट, तो 1। तो इसका आंसर आ जाएगा क्या, आ जाएगा 6, 8 2 जा 16, सो 1 कैरी गया, सो 2 1 जा 2 एंड 1 3, 2 2 जा 4, सो 4.36 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ये आ जाएगा आंसर हमारा वेलोसिटी कैलकुलेशन का। अगला जो है हमारा एनर्जी कैलकुलेशन है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में भी काम आएगा आप लोग को। ठीक है, सो एनर्जी कैलकुलेशन का जो फार्मूला होता है वो डायरेक्ट आपको याद रखना है -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जेड है अपना वही एटॉमिक नंबर, एन है अपना वही सेल नंबर। ठीक है, आंसर किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। अगर आपको जूल में चाहिए, जूल में अगर चाहिए आपको एसआई यूनिट में अगर कहीं आंसर चाहिए तो उसका फार्मूला होता है 2.18 इंटू 10⁻−18 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। आंसर आएगा किस में, जूल में आएगा। ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला आपको याद रखना। जैसे
आपको बोल दिया कि हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी कैलकुलेट करना है। तो आज आंसर आएगा -13.6 इंटू जेड स्क्वायर, मतलब कि हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर का स्क्वायर अपॉन ऑर्बिट का स्क्वायर, दैट इज n स्क्वायर, दैट इज 1 का स्क्वायर। सो आंसर आ जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब कि हाइड्रोजन की एटम की फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि ये जो टोटल एनर्जी है वो आया कैसे। तो टोटल एनर्जी होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। जो काइनेटिक एनर्जी होता है उसका वैल्यू आता है +13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है -2 इंटू 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो टोटल एनर्जी समअप करके आ जाएगा -2, और यहाँ पर समझ लो +1 है, तो -2 और +1 कितना हो गया माइनस। सो टोटल एनर्जी आता है माइनस में, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव में रहता है, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में रहता है। और ये बात भी याद रख लो कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। बस पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में रहता है और काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव में रहता है। टोटल एनर्जी नेगेटिव में रहता है। टोटल एनर्जी नेगेटिव में आने का मतलब क्या है, सिग्निफिकेंस अगर पूछ दिया कि टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम इज नेगेटिव व्हाई, तो इसका आंसर ये है कि अगर कहीं एनर्जी अगर कहीं पॉजिटिव में हो गया, इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन क्या कर चुका है, एटम के ऑर्बिट को छोड़ करके बाहर निकल गया है, मतलब आयनाइज हो गया है एटम, ठीक है। नेगेटिव साइन डिनोट करता है कि द इलेक्ट्रॉन इज बाउंडेड टू द न्यूक्लियस, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन इज बाउंडेड टू द न्यूक्लियस। टोटल एनर्जी यही है, नेगेटिव आता है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो बाउंडेड रहता है न्यूक्लियस के न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से घिरा हुआ होता है, इसी वजह से उसका आंसर नेगेटिव में आता है। अगर कहीं हम लोग इतना ही एनर्जी अगर कहीं दे दे, मान लो अगर कहीं हम लोग +13.6 इंटू 10 टू द पावर मतलब 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर कहीं एनर्जी पॉजिटिव में दे दे इलेक्ट्रॉन को, तो वो एटम से बाहर निकल जाएगा, मतलब एटम में जो न्यूक्लियस है उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाहर निकल जाएगा और एटम आयनाइज हो जाएगा। समझ गए। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक माई चैनल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।